नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड में सरकार में बने रहने और सरकार बनाने के लिए चल रहा संघर्ष अब जनता के हाथों में पहुंच चुका है। नेता तो बस अब अपनी तरफदारी कर सकते हैं, जनता की सेवा में कितने मनोयोग से लगे रहे ये बता सकते हैं, सरकार की नाकामियों को उजागर करने का दावा कर सकते हैं, सरकार बनने पर बेहतर व्यवस्था का वादा कर सकते हैं और हाथ जोड़कर वोट देने की अपील कर सकते हैं। ऐसे में किसकी दावेदारी दमदार होगी और किस पर जनता करेगी भरोसा, ये सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। हम सीधे रांची का रुख करेंगे और अपने दोनों मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक बड़ाइक जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए परवेज आलम जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। परवेज जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आपके लिए बड़ी चुनौती है सरकार में बने रहना। किस तरह से इस चुनौती को पार पाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार अब सामने आ गया है, तारीख का ऐलान भी हो गया है। जी। इस लोकतंत्र में सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जैसा सरकार बनी और 2 साल जो है वो कोरोना काल में चला गया, 6 महीना इधर उधर चला गया, बाकी हम लोग को काम करने का मौका मिला 2 साल 2.5 साल। वो 2-2.5 साल में हेमंत सरकार ने जो ठोस कार्य किया है जी, वो जनता के सामने है। झारखंड बनने से बाद यह हम कहना चाहते हैं कि झारखंड बनने के बाद जितना कार्य हेमंत सोरेन की सरकार में हुई है, इतना कार्य कभी दूसरी सरकारों ने नहीं किया और इस काम को लेकर ही हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। जी। चलिए, परवेज जी कह रहे हैं कि हमने जो किया है वो अभूतपूर्व है और इस अभूतपूर्व कार्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अशोक जी, अभूतपूर्व बताया जा रहा है हेमंत सोरेन के इस कार्यकाल को, किस तरह से देखेंगे आप? 5 साल में अभूतपूर्व काम तो जरूर हुई है। युवाओं के ऊपर बेरहमी जैसा उग्रवादी आतंकवादी जैसा लाठी के प्रहार करना, हजार युवाओं के ऊपर में अपने हक अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर झूठा एफआईआर करके जेल में डालने का काम होते हैं। महिला अपने अधिकार को लेकर बात करती है तो महिलाओं के ऊपर भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उसके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया जाता है। आप देखेंगे कि आप झारखंड की कौन से ऐसे आप ऐतिहासिक काम किए हैं जो अभूतपूर्व काल में गिनती आती है। पिछले 5 सालों में आप मैनिफेस्टो का 1% काम भी आप नहीं कर पाए हैं। आपने वादा किया था महिलाओं को हम 2,000 रुपया प्रति माह देंगे, लेकिन क्या हुआ? आप 1,000 रुपया जो प्रति माह देने का वादा जो आप 2-3 महीना पहले 18 अगस्त चुनावी वर्ष में आपने आरंभ किया है, अब 2,500 रुपया दे रहे हैं, वो भी चुनाव के ठीक 1 दिन पहले कैबिनेट मोहर मारती है। देखिए, आपके पास उपलब्धि गिनाने के लिए 5 सालों की उपलब्धि अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है कि ये 5 ऐसी उपलब्धि भी नहीं बता पाएंगे कि राज्य की जनता जिसपे उनके पीठ थपथपा सके, उनको दोबारा सत्ता पे बैठा सके। देखिए, ये सरकार क्या है? ये सरकार सिर्फ जल जंगल जमीन को कैसे नोचे, ये जमीन आदिवासी जमीनों को कैसे बंदरबाट करे, इस सरकार में जेपीएससी जैसे युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कैसे करे, इस सरकार में जो विभाग का पैसा है जो झारखंड के विकास में काम आता है उस पैसे को कैसे निजी संपत्ति बनाए। 300 करोड़ 65 करोड़ और नींबू पहाड़ घोटाला, कई ऐसे उदाहरण है। यही सरकार की उपलब्धि है और कोई उपलब्धि नहीं है। अब क्या है, आनंद फानन में जब चुनाव मुंह पर है
अब चुनाव एकदम सामने में है, तो आप कभी ये वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो कभी मैया सम्मान योजना निकाल रहे हैं, तो कभी 1000 दे रहे हैं, तो कभी 2500 दे रहे हैं, कभी ये योजना ला रहे हैं। साहब आपको इतना ही चिंता थी तो आप 5 साल पहले कर लेते। चलिए कोरोना का बहाना मारते हैं, हम कोरोना में भी आपको समय दे देते हैं, 1 साल नहीं 2 साल दे देते हैं। 2019 में आपकी सरकार बनी, पूरी 20 आपने कोरोना में निकाल दिया, 21 में निकाल दिया, तो साहब 22 में भी कोरोना था क्या? 23 में भी कोरोना था क्या? 24 में भी कोरोना था क्या? देखिए नियत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, और राज्य की जनता ने देखा है कि 5 साल में हेमंत सरकार की नीति और नियत क्या है, ये राज्य की जनता देखी है। अब चुनाव नजदीक है, 2 चरण में झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। राज्य की जनता मन बना चुकी है कि जो 5 साल हमको ठगने और छलने का काम किया है, उसको राज्य की जनता भी छल कर ठग कर उनको विपक्ष में बैठाएगी। ये राज्य की जनता ने निर्णय ले लिया है। परवेज जी, जनता को ठगने का आरोप लग रहा है। देखिए, जैसा आपको जानकारी है कि झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी का शासन भी लोगों ने देखा है, और हेमंत सोरेन की सरकार का शासन भी हेमंत सोरेन ने देखा है। जहां तक भाई ने कहा कि 5 उपलब्धि बताइए, या मैनिफेस्टो में हमने जो वादा किया था उसके बारे में बताइए। हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 2 लाख रुपया हमारी सरकार ने कर्जा माफ किया। बिल्कुल। हमने कहा था कि महिलाओं को सम्मान देंगे, 1000 रुपया मैया योजना हमने लागू करवाया। अभी उसको बढ़ाकर 2500 रुपये का घोषणा किया गया। उसके बाद जो है कल तक जो है आपने देखा होगा कि नियुक्ति पत्र बांटे गए मुख्यमंत्री के द्वारा। चाहे नौजवानों का मामला हो, किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, सभी क्षेत्रों में जो है एक मिसाल कायम किया है हेमंत सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी को अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो इनके नाकामियां गिना रहे हैं। आपको भी तो मौका मिला था सरकार चलाने का। रघुवर सरकार जो है एक ऐसी सरकार झारखंड में थी जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके उपलब्धि बताइए ना आप, उसके बाद हमारी सरकार से तुलना करिए। लेकिन राजनीति है ना परवेज जी, राजनीति है, राजनीति में हिसाब किताब सही नहीं होता, और शतरंज की गोटियां सभी भले सीधे चलती है, पर जो घोड़ा दौड़ लगाता है जीत के लिए वो घोड़ा सीधा नहीं चलता। तो आप ये उम्मीद ना करें कि सीधी चाल चली जाएगी राजनीति के इस शतरंज में। तो यहां टेढ़ी चाल से ही सामने वाले को मात देने की कोशिश होगी, और किस तरह से कोशिश होगी उसकी झलक इन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के शब्दों से आप तक पहुंच रही है बात। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद अशोक बड़ाइक जी और परवेज आलम जी से इस दावेदारी पर बातचीत जारी रहेगी कि किसका दावा कितना दमदार है, सरकार में बने रहने में कौन कितना कामयाब रहता है, और सरकार में आने के लिए जो दमखम लगाया जा रहा है उसमें कितना वाकई में दम है। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी की ओर से पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से परवेज आलम जी अपनी बात रख रहे हैं। तो एक बार फिर अशोक जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अशोक जी, हिसाब तो आपसे भी मांगा जाएगा ना। परवेज जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड गठन के बाद अब तक सबसे ज्यादा शासन अगर जनता ने किसी को सौंपा है तो वो बीजेपी है। अगर बीजेपी अब भी उपलब्धियां गिनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए ही है, तो फिर आगे जनता कैसे भरोसा करे? देखिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इस राज्य में शासन किया है। देखिए, आप राष्ट्रपति शासन को भी आप जोड़ लीजिएगा तो राष्ट्रपति शासन को भी आप काउंट कीजिएगा तो कांग्रेस भी लगभग गठबंधन में कहीं ना कहीं सरकार के बराबर वो नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अवसर अधिक मिला है। और अभी बात कर रहे थे मेरे साथी कि हाँ वो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार चुनाव में क्या हार सकती। देखिए, हर किसी भी दल की सरकार हो, जब चुनाव में जाती है तो उसका लेखा जोखा राज्य की जनता या मतदाता तय करती है। हमने पिछले बार प्रयास किया था राज्य को एक अच्छा दिशा देने में, हम उसमें कहीं चूक गए। इसका परिणाम राज्य की जनता ने हमको विपक्ष में बैठाने का काम किया, और हमने लोकतंत्र के इस महापर्व में जो परिणाम आए हमने उसको स्वीकार किया। हमने ईवीएम को कभी गाली नहीं दिया, हमने कभी चुनाव आयोग को गाली नहीं दिया। हमने जनता की अदालत में हम हारे
हमको परिणाम जो दिया हम उसको स्वीकार करते विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दीपक जी, हम हारे जरूर थे, लेकिन वोट प्रतिशत में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी से हम ज्यादा थे। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, आजसू अलग लड़ी थी, और उसके बाद जो हमारे जेवीएम थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी में विलय कर चुके हैं, वो भी अलग चुनाव लड़ी थी। अगर मैं डाटा के साथ बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के वोट शेयरिंग में 33% वोट मिला था, 33.5%। और जो जेवीएम जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गई, उसको 5.5% मिली, और उसके बाद आजसू को 8%। कुल मिला के ये 46% के बराबर ये आता है, 45-46% के लगभग आता है। और मैं थोड़ा सत्ताधारी साथियों से पूछना चाहता हूं कि जेएमएम जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मात्र 18.5% वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ। उसके बाद कांग्रेस को 13.5% और आरजेडी को 2.5%। साहब आप तो मात्र 33-34% में सिमट गए। तो राज्य की जनता ने 46% मत भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के पक्ष में देने का काम किया था। यह अलग बात है कि लोकतंत्र में कैलकुलेशन का होता, आंकड़ा का खेल होता है। हम आंकड़ा में जरूर हारे हैं, लेकिन राज्य की बहुत बड़ी आबादी ने 46% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी, आजसू और अशोक जी, आप आंकड़ों की हार की बात कर रहे हैं। जनता इतना गुणा भाग नहीं करती है, वो सीधा हिसाब लगाती है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, कौन मेरे हाथ को पकड़कर मुझे आगे बढ़ा रहा है। आप आंकड़ों की ही बात करें तो एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूं। बीते लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है वो पिछले चुनाव से आपके लिए यानी कि एनडीए के लिए कहीं भी सुखदायक नहीं है, संतोषजनक भी नहीं है। तो उन चुनाव परिणामों को आधार मानकर हम जनता की भावना को देखें तो आगे आपके लिए समय और मुश्किल भरा होने वाला है। दीपक जी मैं दीपक जी मैं आपके आंकड़ा को दुरुस्त कर देता हूं। 14 लोकसभा सीट में हम लोगों ने 9 जीतने का काम किया है। हम लोगों ने 9 जीता है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने 52 विधानसभा, झारखंड में 81 विधानसभा में हम लोगों ने 52 विधानसभा जीतने का काम किया है। अब बहुमत का आंकड़ा 41 होता है, तो 52 विधानसभा तो हम लोग पिछले 4 महीना पहले, 6 महीना पहले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने विजय पताका लहराया वहां पर दीपक जी। तो आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि आंकड़े में हम पीछे हैं? अरे लोकसभा में हमने 52 विधानसभा सीट पे विजय हासिल किया है। ये आने वाले चुनाव में देखिए, ये आंकड़ा 52 से 65 तक जाने वाला है। चलिए हम परवेज जी से जान लेते हैं कि वो 65 तक आपका आंकड़ा ना पहुंचे, वो रोकने के लिए उनके पास क्या है, किस तरह से रोकेंगे विरोधियों को सत्ता में आने से? झारखंड के सबसे बड़े योद्धा, झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य का सबसे बड़ा आंदोलनकारी दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी, इसको तो मानते हैं ना, उसी का बेटा का नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के सरकार के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है। उनको सब पता है, सारा कुछ पता है। एक आंदोलनकारी का बेटा है वो, और जिस मजबूती के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, चाहे वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबका दर्द को समझते हैं। ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है हमारे साथी के द्वारा कि 46% हमको वोट मिला था पिछले बार जी, तो 100 में 46 माइनस कर दीजिए तो बचा कितना? बाकी वोट कहाँ है? हम तो आंकड़ा ही बता दिए, कांग्रेस को 13। इसलिए वो आंकड़ों में नहीं जाते हैं हम। जनता का विश्वास जीतना है, और जनता का विश्वास जो है वो हेमंत सोरेन की सरकार के साथ है, गठबंधन की पार्टियों के साथ है। और ये हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव कैसे जीता जाएगा। उनका रणनीति क्या है, यह रणनीति में पूरा काम हमारा गठबंधन भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भी सारा काम हो रहा, सारे आंकड़ों पर काम हो रहा है। चलिए, सारे आंकड़ों पर काम हो रहा है, लेकिन उन आंकड़ों का ये खुलासा नहीं करना चाहते, पर आंकड़ों से आगे बात जनता तक पहुंच गई है। अशोक जी, बुजुर्गों पर नजर है पेंशन योजना के जरिए, युवाओं पर नजर है छात्रवृत्ति योजना के जरिए, आधी आबादी पर नजर है मैया सम्मान योजना के जरिए,
तो फिर अब बचा आपके लिए कौन, कैसे संभावना देख रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, हरियाणा में के चुनाव अभी परिणाम आए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस, खास करके कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश भर में उसके कई राज्यों में शासन है, कांग्रेस से उदाहरण सीखने की आवश्यकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। कांग्रेस ने हरियाणा में 6,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2100। देखिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश की महिलाओं ने अपना आस्था व्यक्त किया है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस लोकतंत्र के महापर्व में और देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हरियाणा में जहां कांग्रेस ने 6,000 देने का वादा किया था दीपक जी, और भारतीय जनता पार्टी 2100, लेकिन हरियाणा की महिलाओं ने नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए उस 6,000 को लात मार के 2100 पर अपना वोट देने का काम किया। ये होता है सही और ईमानदार नेतृत्व। आप साहब, आप 2500, कभी 1,000, कभी 2500, ये क्या है? आपको इतना ही देना था। नहीं, अशोक जी, फिर नरेंद्र मोदी क्या है? नहीं, नरेंद्र मोदी तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, गुजरात के नेता रहे हैं। यहाँ झारखंड में परवेज जी दिशोम गुरु के बेटे का उल्लेख कर रहे हैं, वो तो यहीं बैठे हुए हैं ना, 5 साल से सरकार चला रहे हैं और केंद्र की ज्यादतियों को सहते हुए जनता की सेवा में लगे हैं। ये वो कहना किसी भी मंच पर नहीं भूलते हैं। तो नरेंद्र मोदी आकर यहाँ क्या कर लेंगे? अच्छा, क्या देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, नेता है, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भी बातें हो रही थी, दिसुम गुरु आंदोलनकारी को बेटा है, तो यही दिसुम गुरु जी ना, पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में 4 सांसद पैसा लेकर झारखंड विधायक जो 92 में, जो 90 के दशक में झारखंड अलग हो जाता बिहार से, वो पैसा लेकर उस विधेयक को बिल के अगेंस्ट में वोट करने का काम किए थे। ये कौन सा आंदोलनकारी होता है? अरे जिन्होंने झारखंड को बेचने का काम किया वो कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकता है। ये गंभीर आरोप है और समय का अभाव है, इसलिए अशोक जी आपको रोकेंगे, परवेज जी से इसका जवाब जरूर ले लेंगे और साथ ही ये भी मेरा सवाल उसमें जोड़ेंगे। सवाल तो यही पूछेंगे कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अभी भी अशोक जी भ्रष्टाचार के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उससे कैसे पार पाएगी INDI अलायंस? परवेज जी, ये ना बोलें कि आपके पार्टी के विधायक अभी भी जेल में हैं। 5 महीना जेल में, 5 महीना जेल में रख के हेमंत सोरेन के पास कुछ सबूत मिला? कुछ नहीं मिला। जनता देख रही है। और एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 5 पूर्व मुख्यमंत्री, एक असम के मुख्यमंत्री, यानी 6 लोग लगे हुए हैं। अगर हेमंत सोरेन कमजोर है तो भाई आप इतने लोगों को क्यों लगाया जा रहा? मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, और फिर रघुवर दास, फिर उसके बाद अभी आपके चंपाई सोरेन, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी भी आ ही रहे हैं। हाँ, तो सारे लोग लगे हुए हैं। तो इससे आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। चलिए, अंदाजा लगाने वाला काम फिलहाल हम टालते हैं, वो जनता के हाथ में है। वो जनता बेहतर अंदाजा लगाकर फैसला सुनाएगी कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर, और ये 23 तारीख को पता चल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बड़ाइक जी और परवेज आलम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।